नाउ इन रिफ्रैक्शन टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक इज रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। अब ये क्या है, पहले तो नाम को समझते हैं। रियल मतलब एक्चुअल, एंड एपरेंट मतलब जो दिखता है वो शायद एक्चुअल में हो भी या ना भी हो। जो दिखाई दे रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एपियर। एपियर मतलब क्या, जो दिखाई दे रहा है उसको मैं मान रहा हूं तो एपरेंट बोलते हैं, एपरेंट। वो जैसे उस दिन भी एग्जांपल दिया था, एपरेंट मतलब से वो 10th में नहीं मैथ्स के न्यूमेरिकल्स आते थे कि भाई शुगर केन का ग्लास का जूस का ग्लास है तो पूरा भर दिया, 250 ml का ग्लास है, लेकिन देखा तो भाई अंदर से तो भाई 250 नहीं 125 ml ही है। ओके, तो बाकी का 125 ml गया। क्यों गया? क्योंकि ग्लास बाहर से दिख रहा है ये साइज का है, अंदर से देखे तो इतना ही है। ये सब तो मटेरियल ही ऐसे वर्ल्ड कप था ऐसे नहीं, वो नायक मूवी में दिखाते हैं इसको ऊपर से भरो या नीचे से आधा ही भरता है ओके, तो मतलब क्या कि वो दिखाई दे रहा है पूरा। जैसे कि वो अभी क्या आता है, बाहर खाने जाए तो वो राइस तो हम ले लेते हैं, लेकिन फिर जो दाल मंगवाते हैं ना तो हाँ वो बकेट देते हैं। हाँ, तो वो बकेट में तुम देखना ऐसे स्पून डालोगे तो ऐसे बाहर स्पून बकेट इतना है, अभी तुम बकेट के बाहर ऐसे स्पून डाली तो इतनी चली गई, ठीक है। और बकेट के बाहर और बकेट के अंदर डालोगे तो इतनी ही गई, मतलब इतनी डेप्थ कम हो गई बकेट की वजह से। ओके, तो ये क्या हुआ, हम बकेट को जो देख रहे हैं तो हम सोचेंगे कि भाई इतनी दाल होगी उसके अंदर, तो दैट इज जो दिख रही है उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं। सो दैट इज व्हाट एपरेंट क्वांटिटी। जब हम नदी में जाते हैं तो वहाँ पे पत्थर होते हैं तो वो हमें ऊपर की तरफ दिखते हैं। हाँ, वो तो डेप्थ की बात कर रहा हूँ, अभी तो हम सिर्फ वर्ड को देख रहे हैं कि भाई एपरेंट और रियल। ओके, तो एपरेंट मतलब का एपियर और एपरेंट का मीनिंग क्या है, जो दिखता है वो, और रियल का मीनिंग तो रियल एक्चुअल। एंड अभी आते हैं जो तुम बोल रहे हो वो कि डेप्थ की बात कर रहे हैं। ओके, तो डेप्थ मतलब से हाइट भी हो सकती है और डेप्थ भी हो सकती है, दोनों हो सकता है। ओके, हाइट भी हो सकती है, ऐसा नहीं डेप्थ मतलब सिर्फ डेप्थ की बात कर रहे हैं, हाइट भी हो सकती है। और ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर मीडियम की बात कर रहे हैं कि वाटर की बात कर रहे हैं, कोई भी मीडियम हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है। अभी एग्जांपल देता हूँ, तो सपोज मान लो कि स्विमिंग पूल में हो तुम। ओके, तो स्विमिंग पूल में अगर तुम ऊपर से देखोगे तो वहां से जो डेप्थ है स्विमिंग पूल की, वो तुम्हें लगेगी भाई ये तो कितना शैलो है। स्विमिंग पूल में बोलते हैं ना शैलो, फिर बीच वाला कुछ होता है और लास्ट वाला डीप होता है। ओके, मिड 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 होता है ना, मिड। हाँ, शैलो और डीप तो होता ही है। शैलो मतलब भाई यहाँ कमर तक पानी आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। ओके, और डीप में घुस गए पूरे। ओके, मिड डीप या मिड शैलो व्हाटएवर जो भी हो, लेकिन ये दो तो होते ही है। कहने का मीनिंग क्या है कि तुम अगर स्विमिंग पूल में ऊपर अभी अंदर नहीं गए और ऊपर से देख रहे हो तो तुम्हें नीचे की जो उसकी जो एक्चुअल जो ग्राउंड है उसका फ्लोर स्विमिंग पूल का, वो ऐसा लगेगा अरे ये रहा इतना ही पानी है। ओके, ऊपर ही है ऐसे। और अगर तुमने ऐसे डाई मारी तो गए डम, अभी तो इतना ही था, अभी तुम पानी में सोच रहे होगे अभी तो इतना ही दिख रहा था और अभी अंदर घुस गए पूरे। ऐसा कैसे हो गया? वो इसलिए ऐसा हुआ कि नजर का धोखा दिस इज द कंसेप्ट। ओके, कि हमें दिख रहा था कि ये चीज यहाँ है, लेकिन एक्चुअली वो चीज वहां पर है नहीं। ऐसी ही एक इफेक्ट के बारे में हमने 10th में भी डिस्कस किया था, याद हो तो, मिराज इफेक्ट। याद है, 10th में भी आई थी, बुक में नहीं है लेकिन मैंने बताई थी मिराज इफेक्ट। तो जब शिप एंड ऑल जब जाते हैं समंदर में, तो जो पहले के टाइम की जो कहानियां है कि कहानियां मतलब उन्होंने तो देखा ही है, हम बोल रहे हैं समझ कर, लेकिन उन्होंने कि हम जा रहे थे तो हमें आसमान में कुछ ऐसा दिखा, तो एक्चुअली मिराज इफेक्ट है कि आसमान में तुम्हें प्लेन दिखा, या आसमान में तुम्हें जैसे ये बोट है वैसी बोट दिखी लेकिन आसमान में। तो भाई पानी दिख जाता है। हाँ यस, वो प्लेन रोड पे भी तुम्हें जैसे पानी दिखता है या ऑयल लगा हुआ दिखता है, और गाड़ी नजदीक आई तो वो दिखती ही नहीं है, वहां तो कुछ नहीं था। ओके, तो ऐसे दूर से लगेगा ऐसे कि भाई ये तो पानी पड़ा है, ऑयल पड़ा है, और नजदीक जाओगे तो वहां पर कुछ दिखेगा नहीं। वैसे ही एक एग्जांपल मैंने डेजर्ट का दिया था कि हम डेजर्ट में अगर देखें तो हमें लगेगा कि वहां पे दूर कहीं पे पानी है, ये पानी है ही नहीं। ओके, तो ये सारी क्या है, मिराज इफेक्ट है। और ये मिराज इफेक्ट क्या है, अगेन वहां पे रिफ्लेक्शन ही काम करता है। ओके,
रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सब कुछ काम करता है। ओके, तो यहाँ पर भी एक्चुअल में तुम्हें लगेगा कि ओ भाई हवा में जैसे कि कोई बोट आ गया और कोई जहाज आ गया हवा में, पानी में हो तो ठीक है, तुम बोट और बड़ा टाइटेनिक आ गया भाई वाटर में तो तुम मान लोगे, लेकिन हवा में टाइटेनिक उड़ रहा है तो कुछ सुपर नेचुरल हमें लगेगा। ओके, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, उतना बड़ा जहाज एक्चुअल में कहीं पर है और वो ऊपर नहीं नीचे है पानी में ही है, लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि वो ऊपर है हवा में। ये हमने डिस्कस किया था 10th में। तो ये सारी इफेक्ट हो गई रिफ्लेक्शन की। तो वैसी ही ये इफेक्ट है, ये क्यों होता है, ये फिनोमिनन की वजह से, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की वजह से। तो वही कंसेप्ट हम समझने वाले हैं, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ टाइप है ना। हाँ, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। तो रियल और एपरेंट का मीनिंग समझ लिए, डेप्थ भी हो सकती है और हाइट भी हो सकती है, वो भी हमने समझा। और कब ये होता है कि सपोज स्विमिंग पूल, ये तो एक एग्जांपल है कि स्विमिंग पूल में तुम खड़े हो, तुम्हें लग रहा है कि वो जो फ्लोर है, कोई भी चीज पानी में अगर तुम डालो, जैसे कि एकदम छोटा सा एक्सपेरिमेंट, तुम्हारे घर पर ग्लास मटेरियल का ग्लास तो होगा, ग्लास इसलिए बोला, ग्लास मटेरियल का ग्लास, ग्लास का ग्लास। ओके, उसमें तुम छोटा सा 1 रुपीज 2 रुपीज 5 रुपीज का कॉइन डाल दो और फिर देखो तो कॉइन तुम्हें ऊपर लगेगा। कॉइन तुम्हें कहाँ दिखेगा, ऊपर ऊपर दिखेगा कि भाई कॉइन तो देखो यहीं पे है, और फिर वहां पर उंगली डाल के देखो हाथ में कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि वो एक्चुअल में नीचे है। अंडरस्टूड? तो ये होता है रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। तो वो कंसेप्ट समझते हैं और उसका फॉर्मूला भी हम डिराइव करते हैं कि ये कैसे होगा, ये कितनी डेप्थ बढ़ेगी कम होगी वो सब। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सो सपोज हम यहाँ पर खड़े हैं और ये हमारा स्विमिंग पूल है, डन। ओके, सो हम खड़े हैं यहाँ पर, ये रहे भाई साहब। ओके, अरे यार, हाँ चलो, सो से हम खड़े हैं यहाँ पर। ओके, और ये पानी है पूरा और हम देख रहे हैं। सपोज मान लो कि ये कोई पॉइंट है ओ। ओके, डन। वहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है, वहां पर हमारा कॉइन पड़ा हुआ है, वहां पर हमारा बॉल पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा हुआ है जिसको हम ऊपर से देख रहे हैं। हमारा बॉल अंदर पानी में चला गया, बॉल पोएम वो 10th वाले ओके, तो स्विमिंग पूल है, वहां पर तो कहीं पे समंदर में चला जाता है, बट से यहाँ पर स्विमिंग पूल में चला गया। ओके, अब उसको हम देख रहे हैं तो उसको समझते हैं। देखो सपोज ऊपर तो एयर है, वाटर में चला गया तो वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। हमें ही पता है कौन सा रेयर कौन सा डेंसर, वाटर डेंसर है और ये रेयर है। ओके, अब देखो ये ऑब्जेक्ट से इंटरफेस पर परपेंडिकुलर रे जा रहा है। कौन सा? परपेंडिकुलर। इंटरफेस पर ऑब्जेक्ट से रे जा रहा है, ऑब्जेक्ट से रे जा रहा है कहां पर? यहां पर, परपेंडिकुलर इंटरफेस पर। तो परपेंडिकुलर गया तो क्या होगा? सीधा ही जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। ये तो हम पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, अगर इंटरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रहा है तो परपेंडिकुलर ही रहेगा। ओके, तो ये सीधा चला गया, ठीक है, चलो ये चला गया सीधा। अभी मान लो कि कोई दूसरा भी हमारा रे है, वो परपेंडिकुलर नहीं है, वो कोई पर्टिकुलर एंगल पे है, डन। तो वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया? से आई एंगल बनाया। ओके, नॉर्मल के साथ आई एंगल बनाया और अब वो रिफ्रैक्ट होके गया लाइक दिस। तो रिफ्रैक्ट इधर ही क्यों गया? क्योंकि उसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे। अभी मैं ड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ अंडू का ऑप्शन नहीं है, ऐसे सीधे जाना चाहिए था। ये नॉर्मल है, ये मेरा क्या है? डेंसर। ये मेरा क्या है? रेयरर। तो डेंसर में रेयरर जाए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, तो ये ऐसे सीधे जाना चाहिए था, ये रही लाइन, ये ऐसे, लेकिन वो टुवर्ड्स द नॉर्मल ना जाके और सीधे भी ना जाकर वो कहाँ जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डन। ओके, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई। सिंपल है। ओके, अब हमें जब ये ऑब्जेक्ट दिखेगा, मतलब ये जो लाइट रेज, जो दो रेज आ रहे हैं, एक ये वाला, जब हमें दिखेगा तो कहाँ दिखेगा? ये लाइट रेज जब हमारी आंखों में जाएगी तो ऑब्जेक्ट हमें कहाँ दिखेगा? तो एक्चुअल में हमें ऑब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा, हमें ऑब्जेक्ट की इमेज दिख रही है। तो इमेज कहाँ बनेगी? तो देखो ये तो हमारा सीधा था, अभी इसको अगर हम बैक ट्रेस करें,
तो यहाँ मीट कर रहा है ऐसे पॉइंट आई पर। तो पॉइंट आई पर इमेज बनी, ये हमारा ऑब्जेक्ट ओ पर है। तो ऑब्जेक्ट ओ पर है और पॉइंट आई पर इमेज बनी, तो एक्चुअल में हमें यहाँ दिखाई देगा। जब ये रे ऑफ लाइट यहाँ आ गई तो एक्चुअल में हमें कहाँ दिखाई देगा, आई पर दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में वो है कहाँ पे, ओ पर। और ये आई पर ही क्यों दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर हमारे रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट हो रहे हैं इसलिए। डन, पक्का, ओके। तो वो आई पर दिखाई देगा ना। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ तो कौन सी है, यहाँ तक की, नीचे तक की। ये पॉइंट ए है सपोज, तो ए ओ हमारी रियल डेप्थ है और ए डी से ए आई, यस, ए आई हमारी क्या है, एपरेंट डेप्थ। डन, ए ओ रियल डेप्थ, ए आई एपरेंट डेप्थ। डन। अब उनके बीच का रिलेशन निकालते हैं कि ये कैसे होगा, क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा, हर बार बढ़ेगा हर बार कम होगा, कैसे, तो वो डिस्कस करते हैं। चलो, हाँ, सो सबसे पहले अगर हम बात करें स्नेल्स लॉ लगाते हैं। ओके, तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, प्रोडक्ट ही करना है तुम्हें, जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन हो वो उसका साइन फंक्शन इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वाटर का μ2 है और यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I। तो से एंगल ऑफ इंसिडेंस I और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और वहां पर क्या है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है हमारा R, तो साइन R और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ। डन, सिंपल है, अभी समझा हमने। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो μ2 नीचे μ1 और ये साइन R के नीचे साइन I। सिंपल है, μ2 by μ1 मतलब अब इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्मिनोलॉजी में डिफाइन करें तो μ2 by μ1 मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 रिलेटिव टू 1, वही मीनिंग हुआ उसका, क्योंकि जिसके रिलेटिव में वो नीचे आएगा, नीचे 1 है तो 2 का रिलेटिव टू 1, वही मीनिंग हुआ। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, μ12 ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 फाइंड कर रहे हो तुम रिलेटिव टू 1, तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सेम ही है। डन। अब वो वैल्यू पुट करते हैं हम कि वो वैल्यू क्या होगी, कैसे होगी। तो सबसे पहले देखो μ2 विथ रिस्पेक्ट टू μ1, तो अब वैल्यू कैसे पुट करें, यहाँ पर μ2 by μ1 की वैल्यू क्या है, साइन R और साइन I। पहले I देखते हैं, तो साइन I देखो, ये मेरा एंगल है I। डन। और ये मेरा ट्रायंगल, ये सब रब कर दो अब, ओके। हाँ, सो से दिस इज माय एंगल, से ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये मेरा I है, तो साइन I इज व्हाट, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस। सो इसका ऑपोजिट क्या हो गया, AB, और उसका हाइपोटेनियस क्या है, OB। डन, पक्का। तो साइन I की वैल्यू हम क्या रखेंगे, फिर से बता रहा हूं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट साइड क्या है, I की ऑपोजिट AB, और हाइपोटेनियस क्या है हमारा, OB, यस। तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो देखो आ गई AB अपॉन OB। डन। अभी R की वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो R कौन सा है अभी यहाँ पर, ये तो I था ही, हमें पता ही था, लेकिन R कौन सा है, अब ये वापस इरेज कर दो ना, ओके। चलो, तो इरेज कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा रे है वो, जिसको हमने बैकट्रेस किया था, ओके, वो और ये मेरा नॉर्मल, ये दो रे हैं। डन। यही है मेरा एंगल R, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये और ये भी नॉर्मल और वो जो रिफ्रैक्टेड था उसके बीच में है, और ये भी नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड को बैकट्रेस किया उसके बीच में, तो सेम ही है, वर्टिकली ऑपोजिट। तो ये R होगा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। डन। अब ये एंगल R हो गया, अब मैं दूसरी पेन ले लेता हूं से, अब देखो ये R मिल गया ना, कौन सा R मिला है, ये R मिला है। डन। अब अगर मैं करूँ ऐसे, देखो अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल बन गया Z, तो ये अगर मेरा R है तो ये वाला भी R हो जाएगा। डन, पक्का।
रब कर दो। Yes. ओके, सो नाउ ये मुझे मिल गया, दिस एंगल इज व्हाट आर। तो अगेन साइन आर ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट क्या है? ए बी। हाइपोटेनियस क्या है? आई बी। डन, वो वैल्यू पुट कर दो, तो ए बी अपॉन आई बी। डन, दोनों साइड से ए बी कट, तो ये वैल्यू क्या आई हमारी? ओ बी अपॉन आई बी। डन, पक्का समझ में आ गया? ओ बी अपॉन आई बी मतलब हमारे पास क्या आया है? ओ टू बी अपॉन आई टू बी। ये रेशियो आया है, ओ टू बी, क्लीन कर देते हैं, ओ टू बी एंड आई टू बी, ये रेशियो आया है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू दिस, ये आया। लेकिन इससे तो हमें पता नहीं चला कहाँ है रिलेशन एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में। तो एपरेंट डेप्थ के लिए तो तुम्हें लाना पड़ेगा ए आई, और से रियल डेप्थ के लिए तुम्हें लाना पड़ेगा ओ ए। तो दोनों में से एक भी नहीं है यहाँ पर। डन, ओके, तो उसको लाते हैं हम। पहले तो ये डिस्कस करो, मतलब ये समझो कि अगर कोई दो रे हमारी आंखों में जा रहे हैं, कोई दो रे हमारी आंखों में जा रहे हैं, तो वो जहां से आ रहे हैं उनके बीच का एंगल ज्यादा होगा, तो आंखों में जाने की वो देखो, जैसे कि हम देखते कैसे हैं, ये हमारी आईज है, ये बीच में हमारा प्यूपिल है ब्लैक कलर का, वो प्यूपिल के अंदर ही रे ऑफ लाइट जा रहे हैं। तो इतने छोटे प्यूपिल के अंदर दूर से दो लाइट रे अंदर जाने चाहिए, तब दिखेंगे। सपोज ये भी जाना चाहिए और ये भी जाना चाहिए, तभी दिखेंगे ना। तो उन दोनों के बीच का एंगल बड़ा होगा तब वो आंखों में घुसेंगे प्यूपिल में, या उन दोनों के बीच का एंगल छोटा होगा तब? छोटा होगा तब। ऑब्वियस है, करेक्ट। ओके, जैसे कि ये हमारा एंगल है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और ये एक रे गया और एक ये गया, तो इतना बड़ा एंगल होगा दोनों के बीच में, तो वो आंखों में घुस ही नहीं पाएगा प्यूपिल के अंदर। लेकिन अगर उनके बीच का एंगल छोटा होगा तो वो आंखों में घुस जाएगा। पक्का समझ में आ गया? सो उनके बीच का एंगल मतलब ऑब्जेक्ट से जो रे आ रहे हैं उनके बीच का एंगल अगर छोटा है तो हम उसको देख सकते हैं। बड़ा होगा तो वो रे अंदर आंख में जाएंगे ही नहीं, तो हमें कुछ दिखेगा ही नहीं। कहाँ है भाई कॉइन? दिख ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में कॉइन पे जो लाइट रेस गिर रही है वो हमारी आंखों में जा ही नहीं रही है। हम नहीं बोलते तुम यहाँ खड़े हो और यहाँ तक तो कंक्रीट ही है, और फिर उधर है स्विमिंग पूल, ये लेवल से उधर है स्विमिंग पूल, और वहां पर सपोज जूमी जहाँ बैठी हुई है वहां पर कॉइन डाला। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ तक का तो कंक्रीट ही है। ओके, अब मैं देख, यार कॉइन दिख नहीं रहा। अरे कैसे दिखेगा? जो लाइट रेस कॉइन पे जा रही है और कॉइन से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, पहले तो एयर में से वाटर में गई तो रिफ्रैक्ट हुई, फिर वाटर में अंदर जा रही है और फिर कॉइन से टकराई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर रिफ्लेक्ट होके वापस पानी में से बाहर निकल रही है, तो वापस रिफ्रैक्शन हुआ, और फिर वो बाहर निकलने के बाद हमारी आंखों में जाएगी तो दिखेगी। लेकिन आंखों में गई नहीं, क्यों? क्योंकि टकरा के कोई और डायरेक्शन में जा रही है। जैसे कि यहाँ से लाइट है, अभी सूरज इधर है और मैं इधर बोलूं सूरज कहाँ है, तो थोड़ी दिखेगा भाई इस साइड है। तो ऐसे मूड घूम तो पता चलेगा। अंडरस्टूड? ओके, तो ये रे ऑफ लाइट हमारी आंखों में जाने चाहिए। वो कब जाएंगे? जब दोनों के बीच क्या हो, बहुत दर्द कर रहा है, अच्छा खत्म ही होने आया, फिर छोड़ ही देता। ओके, सो ये जो रे ऑफ लाइट है वो हमारी आंखों में जाने चाहिए। वो आंखों में कब जाएंगे? जब वो एक दोनों के बीच में एंगल छोटा होगा तब। ये तो पक्का है। ओके, तो दोनों के बीच में ये एंगल छोटा होगा तब अंदर जाएंगे, अगर बड़ा हुआ तो जाएंगे नहीं। सो अगर दोनों के बीच में एंगल छोटा हुआ तो एंगल छोटा कब होगा? देखो ये एंगल छोटा, जैसे कि ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, तो एंगल कम हो गया। ये इसके रिस्पेक्ट में, ये देखो कितना बड़ा एंगल है दोनों के बीच में। और अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो दोनों के बीच में देखो कितना छोटा एंगल बना। दैट मीन्स कि हमें दिखने के लिए ये ए और बी पॉइंट क्या होने चाहिए? नजदीक होने चाहिए। डन? ऑब्जेक्ट जहां है वही है, ऑब्जेक्ट को नहीं छेड़ा हमने, लेकिन ए और बी पॉइंट है वो कहाँ होने चाहिए? नजदीक होने चाहिए। क्यों? देखने के लिए, और क्या। अंडरस्टूड? अच्छा, अब ए और बी पॉइंट नजदीक है, यहाँ पर ए और बी पॉइंट दूर थे तो उनके बीच में बहुत ज्यादा बड़ा एंगल बन रहा था ऐसे, लेकिन अब वो नजदीक आ गए तो छोटा एंगल बन रहा है। अब छोटा एंगल बन रहा है तो अभी हमें दिखेगा, लेकिन दिखेगा कहाँ पे? आई पॉइंट पे, और हमें वही चीज डिराइव करनी है। आई पॉइंट पे दिखेगा, हमें पता है कि एक्चुअल नहीं दिखेगा, लेकिन वो हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। तो अब दोनों के बीच का एंगल हमने कम कर दिया।
अब देखो अगर ये ए और बी पॉइंट बहुत नजदीक है, मतलब यहाँ ए है और ऑलमोस्ट उसके बाजू में बी है, तो ये जो ओ ए पॉइंट है, मतलब इसी की बात कर रहे हैं, ये जो ओ ए पॉइंट है और ओ बी पॉइंट है ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। अगर बी ए पॉइंट है, मतलब जैसे कि वो मेरे सामने कोई पॉइंट है और से मैं हूं यहाँ पर, ओके, बोर्ड से मैं यहाँ से अगर बोर्ड पर मैं यहाँ एकदम सीधे से मेरा डिस्टेंस निकालूं और बोर्ड से जहां से अभी निकाला ना वहां से मैंने यहाँ का निकाला, यहाँ पर मार्कर दिख रही है ना तुम्हें, यहाँ से बोर्ड से यहाँ का निकाला और अब यहाँ का निकाल रहा हूँ, ऑलमोस्ट सेम जैसा होगा। ऑलमोस्ट की बात, एग्जैक्ट सेम तो नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन ऑलमोस्ट सेम जैसा होगा। तो हम ले सकते हैं कि भाई OA इज इक्वल्स टू OB व्हेन A एंड B आर वेरी नियर टू ईच अदर। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे से कवन का डिस्टेंस और मेरे से चिराग का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम होगा। क्यों? वो दोनों एक दूसरे के बाजू बाजू में, तुम दूर हो तो हम दोनों का डिस्टेंस कम हो जाएगा, वो डिस्टेंस दोनों का यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों सेम हो जाएगा। सिंपल है, ओके। तो ये दोनों अगर नजदीक है तो ऑब्जेक्ट से वो पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट सेम। तो OB को हम लिख सकते हैं OA। डन, ओके। तो जो OB है उसको हम OA लिख सकते हैं, और जो IA है I2A, जो I2A है और I2B है तो IB को हम IA लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों नजदीक ही है ना। अब यहाँ है I, तो IA बोलो या IB बोलो सेम ही है, ओके। तो OA को OB लिख सकते हैं और IA को IB लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है उसमें रिप्लेस करते हैं, तो OB को रिप्लेस कर दिया हमने किससे? OA से, और IB को रिप्लेस कर दिया किससे? IA से। डन। तो अगर OB को हमने रिप्लेस किया है OA से तो यहाँ पे OA लिख दिया, और IB को रिप्लेस किया है IA से तो यहाँ पे IA लिख दिया। लेकिन ये OA क्या है? O2A, ये तो रियल डेप्थ है, तो रियल डेप्थ अपॉन I2A, तो I2A तो क्या है? एपरेंट डेप्थ। तो ये हमारा रिलेशन आ गया, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। डन। जिसके अंदर तुम देख रहे हो, जो मीडियम के अंदर देख रहे हो, म्यू2 है, ये म्यू2 है, म्यू2 मतलब नीचे वाला लिया ना हमने, तो जिसके अंदर देख रहे हो मतलब क्या कि एपरेंट डेप्थ क्या है? रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। अब ये नहीं जरूरी नहीं है, का कॉन्सेप्ट तो डेंसर में ही लगेगा ना। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, रेयर मतलब वो तो लगेगा, वो तो उल्टा लगेगा फिर। अच्छा, हाँ, उल्टा लगेगा। वो तो उल्टा लगेगा तो सही है, फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई नजदीक में है, मतलब दूर है तो तुम्हें नजदीक दिखाई देगा। कोई चीज ऐसी होगी जो एक्चुअल में नजदीक है और तुम्हें ओह कितना गहरा पानी है, अरे गहरा नहीं है, इतना ही है, उतर के देखो, लाइक दैट। जरूरी नहीं है दोनों में लगेगा, लेकिन उल्टा लगेगा। अगर मतलब जैसे कि डेप्थ ज्यादा है उसकी बजाय कम दिख रही है, तो डेप्थ एक्चुअल में कम है लेकिन हमें ज्यादा दिख रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, मतलब वाटर की जगह तुम कुछ और भर दिया, ओके। मतलब ऑब्जेक्ट जिस जहां पर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, यस करेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऑब्जेक्ट हमारा नीचे था, मतलब पानी में था, तो हमने पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया। ऑब्जेक्ट हमारा हवा में हो जाए, एग्जांपल देता हूँ, आया है तो बात, ऑब्जेक्ट हमारा हवा में है तो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना पड़ेगा। मतलब वो तो सेम ही होगा, सेम नहीं होगा, अभी बताता हूँ। देखो जैसे हम प्लेन देख रहे हैं, ओके, तो प्लेन एक्चुअली जहां जो हाइट पे उड़ते हैं ना, फ्लाई उड़ते हैं, मतलब फ्लाई करते हैं ना प्लेन, वहां पर एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है। वहां पर जो हाइट पर प्लेन उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं मतलब यार, हाँ उड़ते हैं सो जो हाइट पर प्लेन फ्लाई करते हैं वहां पर एयर की डेंसिटी कम होती है कंपेयर टू द एयर की डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ग्राउंड सरफेस पर, ओके। तो यहाँ पर एयर की डेंसिटी ज्यादा है और वहां पर एयर की डेंसिटी कम है। बंद हो गया बैटरी? अच्छा हाँ। सो वहां पर एयर की डेंसिटी कम है और यहाँ पर एयर की डेंसिटी ज्यादा है। तो यहाँ पर देखो अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? कम वाली डेंसिटी के अंदर है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ था? ज्यादा डेंसिटी के अंदर था, तो तुम्हें जितनी एक्चुअल डेप्थ है उससे कम दिख रही थी। तो अब तुम्हें यहाँ उल्टा दिखेगा,
मतलब एक्चुअल में जितनी तुम्हारी हाइट है, ओके, उतनी हाइट, मतलब जितनी हाइट हमें लग रही है कि इतना दूर है, वो एक्चुअल में उतना दूर नहीं है, नजदीक है तुम्हारे से। समझ में आया? मतलब जो प्लेन है, वो जो फ्लाई कर रहा है, वहां पर डेंसिटी कम है और यहाँ पर डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर डेंसिटी ज्यादा है और वो कम है, तो एक्चुअल में जहां पर होगा ना, प्लेन एक्चुअल में जहां पर होगा उससे भी ज्यादा दूर दिखेगा हमें। एक्चुअल में जहां पर होगा उससे ज्यादा दूर दिखेगा। मतलब तुम प्लेन को देख रहे हो, अरे कितना दूर है, वो दूर नहीं, नजदीक है। वो दूर नहीं है, नजदीक है। और यहां पर वो नजदीक नहीं, वो दूर है, उल्टा। समझ में आया? पक्का ना? तो ये जैसे कि एग्जांपल, यहीं पे भी दूसरा एग्जांपल दे सकता हूं। ये अंदर मछली तैर रही है, वो मछली तुमको देख रही है। ये वो पॉइंट है, वो मछली है, फिश, वो फिश तुमको देख रही है। तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ है एक्चुअल? वो ऑब्जर्वर वो है, तुम खुद ऑब्जेक्ट हो। तुम ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जर्वर फिश है, मछली ऑब्जर्वर है। तो मछली तुम्हें देख रही है, मछली तुम्हें देखेगी। तो क्या है, अब तुम जहां हो, ओके, जो हाइट पर हो, वो हाइट से भी ज्यादा हाइट पर उसे दिखेगा। डन? अभी जो हमने डिस्कस किया वही एग्जांपल हो गया ना, कि जो ऑब्जर्वर है वो रेयरर मीडियम में है। अभी हम रेयरर डेंसिटी में है और ऊपर वाली एयर पतली है, पतली और कम डेंसिटी की है, तो वो रेयरर में है और हम डेंसर में है। तो उल्टा लगा। तो अभी मछली भी वही है ना, वो डेंसर में है और हम कहां पे है, रेयरर। मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है, रेयरर में। तो अगर ऑब्जर्वर डेंसर में हो तो यहां पर क्या लगेगा, एक्चुअल में ये ऐसा लगेगा कि ये यहां पर है, तो उसको क्या लगेगा, यहां पर नहीं, यहां पर है, और ज्यादा ऊपर लगेगा। जो दिखाई देगा, एपरेंट डेप्थ क्या होगी, मतलब एपरेंट हाइट क्या होगी, बहुत दूर है, लेकिन उतना दूर नहीं है, नजदीक है। समझ में आया? पक्का? और ऊपर दिखाई देगा, और दिखाई देगा, एक्चुअल में नहीं है, दिखाई देगा और ऊपर, ज्यादा ऊपर। और अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, अभी ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में था, रेयरर में, लेकिन ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, तो जितनी डेप्थ है उससे कम डेप्थ दिखाई देगी। वहां पर जितनी हाइट है उससे ज्यादा हाइट दिखाई दे रही थी, यहां पर जितनी डेप्थ है उससे कम डेप्थ दिखाई देगी। डन? कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा, लेकिन समझ में आया? फिश का ये एग्जांपल, फिश का एग्जांपल, और से हमने जो प्लेन का एग्जांपल लिया वो। एक और बात कहना रह गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, अभी याद आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट जो हमने पढ़ा, ओके, तो एज दी टेम्परेचर इंक्रीज, क्या होगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो क्या लग रहा है, स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर टू द वैक्यूम, ओके, मतलब नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात नहीं कर रहे। सो नॉर्मल जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो अगर तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, क्या लग रहा है, टेम्परेचर बढ़ा, मीडियम बढ़ा, गर्मी, गर्मी, टेम्परेचर बढ़ा, मतलब जैसे पानी है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, तो 1.33 क्यों है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, उसका रेशियो निकाला तुमने, तो वो आया 1.33। अब अगर पानी जो अभी तुमने निकाला वो 25 डिग्री सेल्सियस पे था, लेकिन मैं बोल दूं कि जो पानी तुम अभी कर रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नया वाला, वो पानी 90 डिग्री सेल्सियस पर है। कितना, 90 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। यस, वो याद रखो कि अगर जब डेंसिटी कम होती है, गर्म करेंगे तो डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी कम होगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो स्पीड बढ़ गई, मतलब स्पीड ऑफ लाइट तो ऊपर था और नीचे जो वैल्यू थी वो छोटी थी, लेकिन अब वो वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। वो वैल्यू बढ़ गई तो वो तुम्हारा रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हुई तो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? ये भी पूछा जा सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इफेक्ट क्या, मतलब टेम्परेचर की इफेक्ट क्या होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। अंडरस्टूड? ओके, तो ये जो हमने देखा, देखो यहां पर हमने डिराइव कर लिया है, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
इन विच द ऑब्जेक्ट इज देयर। म्यू2 में था ना, म्यू2 में ही था ऑब्जेक्ट। सो ये फॉर्मूला कब लगेगा, याद रखना, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू2। लेकिन ये किसके लिए हमने डिराइव किया, जब हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर में है और ऑब्जर्वर रेरर में है। देन अगर फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन अगर उल्टा हो गया, ऑब्जर्वर डेंसर में है और ऑब्जेक्ट रेरर में है, तो सपोज इस यही फॉर्मूला है लेकिन ये उल्टा हो गया, ये म्यू21 था ना, उसके बजाय म्यू12 हो गया, तो म्यू12 तो चेंज हो गया ना भाई म्यू21 से, वो चेंज हुआ तो यहां पर भी चेंज हो जाएगा। तो एक्चुअल में फिर होगा क्या, वो समझ में आ गया। सिंपली अगर देखा जाए, एग्जाम्पल जो हमने समझे उसी से याद रह जाएगा। हम स्विमिंग पूल में खड़े हैं, कॉइन को देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो फ्लोर को देख रहे हैं, तो फ्लोर जो डेप्थ पे है उस डेप्थ से भी नजदीक डेप्थ में, मतलब उसकी डेप्थ हमें कम दिखाई देगी। नजदीक है मतलब क्या, कम डेप्थ पे दिखाई देगी। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या था, फ्लोर, वो कहाँ था, डेंसर मीडियम में। तो अगर डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नॉट ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो हमारी डेप्थ हमें कम दिखाई देगी। अगर ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम में है तो जो डेप्थ और हाइट, फिर रेरर में होगा तो हम उसके लिए हाइट बोलेंगे ना, अभी फिश है तो फिश के लिए हम उसको डेप्थ थोड़ी बोलेंगे, वर्ड चेंज कर रहे हैं सब। तो फिश के लिए अगर सेम रखना हो तो डेप्थ भी बोलना हो तो तुम क्या बोल सकते हो कि एक्चुअल फिश के रिस्पेक्ट में डेप्थ कितनी है, इतनी, लेकिन उसको उससे भी ज्यादा लगेगी। डन। तो अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा डेंसर में है सो तुम्हारी डेप्थ कम लगेगी, एक्चुअल से कम होगी, और ऑब्जेक्ट तुम्हारा रेरर में है तो तुम्हारा जो एक्चुअल हाइट है उससे भी ज्यादा हाइट पे लगेगा। मतलब वहां पे तुम प्लेन का एग्जांपल भी याद रख सकते हो कि हमें प्लेन लग रहा है कि बहुत दूर उड़ रहा है, लेकिन वो बहुत दूर नहीं उड़ रहा, फ्लाई नहीं कर रहा, नजदीक ही फ्लाई कर रहा है। लेकिन हमें ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली वो जो दिख रहा है वो क्या है, एपरेंट हाइट, लेकिन एक्चुअल में जो है वहां से हमारा डिस्टेंस क्या है, मतलब वो हाइट कौन सी है, एक्चुअल हाइट। अंडरस्टूड। इन शॉर्ट ऑपोजिट हो जाएगा, उतना याद रखना ना। डन। ओके, तो ये था कंसेप्ट ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। समझ में आ गया? पक्का। ये डिराइव भी हो जाएगा। डिराइव में क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट है नीचे, तो पहले वहां से 90 डिग्री पे रिफ्लेक्शन 90 डिग्री पे रहा है, और फिर वहां से कोई एक पर्टिकुलर एंगल पे रह गया, तो वो पर्टिकुलर एंगल क्या है, हमारा इंसिडेंट एंगल आई। एक ट्राइंगल तो यहीं पे बन गया, से नीचे ओ है, ये ए है, ये बी है, तो ओ ए बी एक ट्राइंगल तो बन गया। तो साइन आई तो निकल ही जाएगा, वैसे ही साइन आई की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ओ बी। डन। ओके, अब वो रिफ्रेक्ट हो रहा है, तो रिफ्रेक्ट हो रहा है तो वहां से अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, क्योंकि रेरर से डेंसर से रेरर में जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा तो उसके लिए भी तुम निकाल सकते हो कि नॉर्मल के साथ उसका एंगल कितना है, आर। डन। अब तो तुम्हें स्नेल्स लॉ लगाना है, तो स्नेल्स लॉ क्या है, इसका म्यू2 इंटू साइन आई एंड म्यू1 इंटू साइन आर। फिर साइन आई और साइन आर की वैल्यू पुट कर दो। कहां से, यहाँ पर ट्राइंगल बनाओ। एक ट्राइंगल तो अभी बना था, दूसरा ट्राइंगल भी जो एपरेंट डेप्थ है हमारी आई, वहां पर हमें मिलेगा ट्राइंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कंसेप्ट यूज करना है। साइन आई और साइन आर की वैल्यू पुट की तो हमें ऐसा मिला, लेकिन यहाँ पर तो एपरेंट डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ आ ही नहीं रही है, रियल डेप्थ आ ही नहीं रही है। तो उसके लिए हमने कंसेप्ट यूज किया कि भाई वो जो 2 पॉइंट है ना वो नजदीक होने चाहिए, तभी हमें दिखेगा, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। तो वो 2 पॉइंट नजदीक हो तो क्या होगा, तो ओ ए को ओ बी भी बोल सकते हैं और आई ए को आई बी भी बोल सकते हैं। वो रिप्लेस कर दिया तो ओ ए तो हमारा क्या है, एक्चुअल डेप्थ, और आई ए क्या है, हमारी एपरेंट डेप्थ। तो वहां से अगर पूरा कंक्लूजन किया हमने, तो एपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय, देखो उतनी नहीं है, डिवाइड हो रही है। एपरेंट डेप्थ भी रियल डेप्थ कब हो जाएगी, एयर में। तुम्हारा ऑब्जेक्ट एयर में, तुम लोग एयर में हो और मैं यहाँ पे हूँ, और मैं तुम्हारे हाइट पे हूँ। मान लो सपोज तुम यहाँ हो, हम सब यहाँ हैं और ग्राउंड पे हम देख रहे हैं, ये मेरी बाइक, मेरी साइकिल कैसी है। ओके, तो यहाँ से देख रहे हैं। अभी वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, एयर में। हम कहाँ पर है, हम भी ऊपर से ही देख रहे हैं, हम भी, हमारी आंखें भी कहाँ है, एयर में ही है अभी। ओके, तो दोनों का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम, मतलब सेम ही मीडियम है, मीडियम चेंज ही नहीं हुआ। ओके, तो म्यू21 वो क्या हो जाएगा, 1, तो वो नीचे ये 1 हो गया,
तो ये क्या हुआ, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ। मतलब तुम्हें जो हाइट पे दिख रहा है ना वही हाइट पे है वो एक्चुअली, वो तुम्हारी बाइक ऊपर या नीचे नहीं है, तुम्हें दिख रही है कि भाई 30 फीट डाउन है तो 30 फीट डाउन ही है। लेकिन जब तुम्हारी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, जैसे कि प्लेन को देखते समय, तो प्लेन को देखते समय एयर की डेंसिटी वहां पर कम है और यहाँ पर ज्यादा है, तो डेंसिटी चेंज हो गई ना। देखो मीडियम वही है, मीडियम तो एयर ही है, लेकिन डेंसिटी दोनों मीडियम की अलग अलग है। फिर हम बोल सकते हैं कि भाई मीडियम चेंज हो जाए, तो नहीं, मीडियम नहीं, साथ में लिखो डेंसिटी। सपोज अभी एग्जांपल लिया ना हमने 30 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर स्विमिंग पूल और 90 डिग्री सेल्सियस वाला स्विमिंग पूल, तो मीडियम तो दोनों वाटर ही है, लेकिन दोनों की डेंसिटी डिफरेंस है। अंडरस्टूड? तो मीडियम के साथ साथ डेंसिटी भी लिखो कि हायर डेंसिटी और लोअर डेंसिटी। अंडरस्टूड? तो ये पूरा कंसेप्ट था रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। ओके